अम, क्या वो अगर मैं कहूँ कि हमारे स्कूलों में जो ये पढ़ाना हो रहा है ना, वो असल में बच्चों को सीखने से रोक रहा है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम टेक्शिला पेज पर शिव नारायण द्वारा पब्लिश की गई ओपन सोर्स ब्रेन पेज लर्निंग रिसर्च का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और ये रिसर्च दावा करती है कि सबसे बेहतरीन क्लासरूम वो है जहाँ कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जब हम आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में बस डेटा कॉपी और पेस्ट कर रहे हो, टीचर बोल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो सारी जानकारी छात्रों के दिमाग रूपी हार्ड ड्राइव में बस सेव हो जाएगी। और ये बात उस पुरानी धारणा से आती है जहाँ ज्ञान को बस एक भौतिक वस्तु मान लिया गया है। हम सोचते हैं कि ज्ञान बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है बिना किसी रुकावट के। मतलब टीचर से सीधा बच्चे के दिमाग में। एकदम से। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें बार बार ये चेतावनी देता है कि मानव मस्तिष्क कोई खाली हार्ड ड्राइव नहीं है जो बस डेटा का इंतजार कर रहा हो। अगर मस्तिष्क खुद उस डेटा को प्रोसेस करके उसका निर्माण नहीं कर रहा है तो वो उसे तुरंत मिटा देता है। अरे वाह! और इसका सीधा असर तो हम परीक्षा के नतीजों में देखते ही हैं। मतलब एग्जाम का दिन आता है और अचानक पता चलता है कि वो हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है। हाँ, डेटा करप्ट हो गया है या कुछ याद ही नहीं आ रहा। बिल्कुल। फिर हम सोचते हैं कि क्या छात्र में कमी थी या टीचर की तकनीक में। लेकिन इस रिसर्च का मुख्य मिशन ही इस पूरी सोच को पलट देना है। कैसे ब्रेन पेज लर्नोग्राफी और ओपन सोर्स फिलॉसफी के जरिए एक ऐसा नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जहां ज्ञान को रटने के बजाय सीधा दिमाग की सर्किटरी में ट्रांसफर किया जा सके। और अगर हम आपकी उसी कंप्यूटर वाली एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो ये नया मॉडल दिमाग को एक हार्ड ड्राइव नहीं बल्कि एक ओपन सोर्स नेटवर्क की तरह दिखता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने जब नोट्स में ओपन सोर्स नॉलेज ट्रांसफर पढ़ा ना तो मुझे लगा कि शायद ये कोई कोडिंग क्लास या सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। मतलब ओपन सोर्स तो लिनक्स या एंड्रॉयड जैसे सॉफ्टवेयर की दुनिया का शब्द है। हाँ, जहाँ कोई भी कोड देख सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है। बिल्कुल। तो शिक्षा और क्लासरूम की दुनिया में ओपन सोर्स होने का क्या मतलब है? इस थियरी का यह सबसे दिलचस्प पहलू है। अगर हम आज की शिक्षा व्यवस्था को देखें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में बनी थी तो वो एक क्लोज्ड आर्किटेक्चर की तरह काम करती है। क्लोज्ड आर्किटेक्चर मतलब एक बंद सिस्टम। हाँ, इसमें ज्ञान का फ्लो सिर्फ एक दिशा में होता है, शिक्षक से छात्र की ओर। टीचर के पास जानकारी की पूरी मोनोपोली होती है, वो बोलता है और छात्र बस सुनते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा क्लास की फर्स्ट बेंच पर भी बैठा है और टीचर को ही देख रहा है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ जा रहा है। हाँ, वो शायद कल रात देखे गए किसी टीवी शो के बारे में सोच रहा हो। सही बात है। यही वो समस्या है जिसे क्लोज्ड आर्किटेक्चर सुलझा नहीं सकता। इसके उलट ओपन सोर्स नॉलेज ट्रांसफर में आजादी होती है, पारदर्शिता और सहयोग की भावना होती है। जैसे सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया के डेवलपर्स एक साथ कोड लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस क्लासरूम मॉडल में हर कोई सीखता है और हर कोई योगदान देता है। ज्ञान किसी एक किताब में कैद नहीं रहता। छात्र एक्टिव होकर जानकारी प्रोसेस करते हैं और उसे अपने ब्रेन पेज मॉड्यूल में बदलते हैं। तो एक तरह से वे सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वे ज्ञान के क्रिएटर बन रहे हैं, वे उसे अपने हाथों से गढ़ रहे हैं। मैंने नोट्स में एक शब्द पढ़ा था, LTMS, लर्निंग ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे लगा ये स्कूलों के लिए कोई नया ऐप है। हाँ, नाम से वैसा ही लगता है। लेकिन फिर समझ आया कि ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को क्लासरूम में उतारने का एक पूरा आर्किटेक्चर है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? आपका ये निष्कर्ष एकदम सटीक है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिस्टम सीधे हमारे दिमाग के न्यूरोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ब्रेन पेज थ्योरी मानती है कि ज्ञान तभी स्थायी होता है जब वो दिमाग के न्यूरल आर्किटेक्चर में पूरी तरह एनकोड हो जाता है। मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे याद करना काफी नहीं है? एकदम नहीं। जब छात्र खुद ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाते हैं तो दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिजिकल मूवमेंट के लिए मोटर कॉर्टेक्स, आदतों के लिए बेसल गैंग्लिया और बैलेंस के लिए सेरिबेलम। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। जब हम ये सब सुनते हैं कि छात्र खुद काम कर रहे हैं और दिमाग एक्टिव हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक्टिव लर्निंग को कहने का एक नया फैंसी तरीका नहीं है? मतलब हम दशकों से बच्चों से प्रोजेक्ट्स और ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं। ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, लेकिन रिसर्च इस बात पे जोर देती है कि ये सिर्फ सामान्य एक्टिव लर्निंग नहीं है। ब्रेन पेज निर्माण असल में 4 बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रियाओं का एक समूह है। अच्छा, वो 4 प्रक्रियाएं क्या हैं? पहला है विजुओस्पेशियल लर्निंग,
जो मेमोरी लोकलाइजेशन के लिए होता है, यानी दिमाग ये याद रखता है कि कौन सी जानकारी कहाँ और कैसे रखी गई है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे हम किसी नई जगह का नक्शा दिमाग में बैठा लेते हैं कि रसोई यहाँ है और दरवाजा वहाँ है। बिल्कुल, दिमाग जानकारी का भी वैसा ही नक्शा बनाता है। इसके बाद दूसरा कदम है मोटर प्रैक्टिस। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। तो इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है? हाँ, ये शारीरिक गतिविधि के माध्यम से डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरीज को मजबूत करने के बारे में है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम इन दो शब्दों को थोड़ा और खोलें। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब फैक्ट्स याद रखना ना, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। हाँ, और प्रोसीजरल मेमोरी वो है जैसे साइकिल चलाना, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारा शरीर उसे याद रखता है। एग्जैक्टली सही। पुरानी शिक्षा सिर्फ डिक्लेरेटिव यादों पर फोकस करती है, रट्टा मारना। लेकिन जब छात्र अपने हाथों का इस्तेमाल करके मोटर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे किसी फॉर्मूले को डिजाइन करना, तो वे उस फैक्ट को प्रोसीजरल मेमोरी में बदल रहे होते हैं। इससे मोटर कॉर्टेक्स में ऐसी छाप छूटती है जो कभी नहीं मिटती। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब ज्ञान उनकी मांसपेशियों की याददाश्त का हिस्सा बन रहा है। हाँ, और फिर तीसरा चरण आता है कॉग्निटिव फॉर्मेटिंग। मोटर प्रैक्टिस से जो जानकारी शरीर में बैठी है, ये उसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बदलती है, यानी इस जानकारी का लॉजिक क्या है, तर्क समझना। राइट। और अंत में चौथा और सबसे अहम हिस्सा है इमोशन गाइडेड मॉड्यूलेशन, जो प्रेरणा को बढ़ाता है और सीखने में एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ता है। तो अगर इन चारों को जोड़ें तो LTMS वो इंजन है जो ये पक्का करता है कि बच्चा जब कुछ सीखे तो वो सिर्फ आंखों से ना गुजरे, वो नक्शा बनाए, हाथ उसे महसूस करे, दिमाग लॉजिक समझे और दिल को मजा आए। यही ब्रेन पेज है। ये इस पूरी थ्योरी का बहुत ही बेहतरीन सारांश है। ये मानव विकास के अनुकूल एक बायोलॉजिकल लर्निंग सिस्टम है। अगर दिमाग के अंदर इतनी हलचल हो रही है तो बाहर से ये क्लासरूम दिखता कैसा है? अभी तक तो क्लासरूम का मतलब है एक के पीछे एक बेंच और सामने टीचर का स्टेज। इस नए ओपन सोर्स क्लासरूम का डिजाइन कैसा होगा? और यहीं पर मिनिएचर स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये उस पुरानी फैक्ट्री वाले ढांचे को पूरी तरह तोड़ देता है। नोट्स में इसके गणित को बहुत स्पष्ट बताया गया है। हाँ, मैंने वो अनोखा फॉर्मूला देखा था, 7 × 7 + 1 = 50। क्लास को 7 मिनिएचर स्कूल्स या छोटे समूहों में बांटा जाता है। हर समूह में 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक मॉडल लर्नर होता है। और इन सभी 7 समूहों को एक फेस सुपीरियर लीड करता है। मतलब ये किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन नहीं, बल्कि किसी मॉडर्न टेक स्टार्टअप की टीम जैसी लगती है, जहां अलग-अलग पॉड्स हैं और सब आजादी से काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप वाली तुलना बहुत सटीक है। इसका बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर पड़ता है। रिसर्च में इसे जाइद फैक्टर्स कहा गया है, यानी इमोशनल पैशन और वर्किंग ड्राइव। जाइड फैक्टर्स, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन क्या ये वही चीज है तो बच्चे वीडियो गेम खेलते वक्त महसूस करते हैं, जैसे PUBG या माइनक्राफ्ट में? वहाँ कोई टीचर लेक्चर नहीं देता, बच्चे खुद टीम बनाते हैं और फुल एनर्जी से मिशन पूरा करते हैं। हाँ, ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। गेम खेलते वक्त उनके जाइद फैक्टर्स पीक पर होते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम उस एनर्जी को दबा देता है, क्योंकि वहां बस चुपचाप बैठना होता है। बिल्कुल। लेकिन इन मिनिएचर स्कूल्स में जब वे साथ काम करते हैं तो जाइद फैक्टर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वे एग्जाम के लिए नहीं, टीम वर्क की वजह से प्रेरित होते हैं। जैसे अगर वे सौरमंडल के बारे में सीख रहे हैं, पुरानी क्लास में टीचर बोर्ड पर बनाएगा और बच्चे कॉपी करेंगे, यहाँ क्या होगा? यहाँ मॉडल लर्नर काम बांटेगा। एक बच्चा ऑर्बिट्स का नक्शा बनाएगा, जो विजुअल स्पेशल लर्निंग है। दूसरा ग्रहों की दूरी का गणित लगाएगा, वो कॉग्निटिव फॉर्मेटिंग है। वे आपस में बहस करेंगे, चार्ट बनाएंगे। हाँ, और वही मोटर प्रैक्टिस है। वे खुद ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। और क्योंकि वे टीम में हैं, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो पूरी टीम का मॉडल खराब हो जाएगा। ये लीडरशिप और जवाबदेही 40 मिनट का लेक्चर सुनने से कभी नहीं आ सकती। और ये सब LTMS के उस अदृश्य ढांचे के तहत हो रहा है। सहयोगी इसकी असली ताकत है। तो अगर बच्चे खुद ही मैप और गणित सुलझा रहे हैं, LTMS उन्हें रास्ता दिखा रहा है और Z फैक्टर्स उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस कमरे में जो वयस्क व्यक्ति है, टीचर, उसका क्या काम है? यही इस रिसर्च का सबसे बड़ा दावा है। हाँ, रिसर्च कहती है ब्रेन पेज क्लासरूम बिना टीचिंग के चलता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या शिक्षकों की अब कोई जरूरत नहीं है? ये सुनने में बहुत आक्रामक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब शिक्षकों को सिस्टम से बाहर करना नहीं है। असल में टीचिंग शब्द का जो पुराना अर्थ था, मुंह से बोलकर जानकारी डालना, वो खत्म हो रहा है। तो वे अब नॉलेज डिलीवरर नहीं है? नहीं, वे अब टास्क मॉडरेटर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और नॉलेज फैसिलिटेटर बन गए हैं।
मतलब पुराना टीचर एक टूर बस ड्राइवर जैसा था। सब बस में बैठे हैं और ड्राइवर कह रहा है, देखो वो पहाड़ है, वो नदी है। लेकिन ये नया मॉडल तो किसी एस्केप रूम गेम मास्टर जैसा लगता है। ये एस्केप रूम वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। गेम मास्टर आपके लिए गेम नहीं खेलता, वो एनवायरनमेंट डिजाइन करता है, सुराग छिपाता है और कैमरे पर नजर रखता है। और वो तभी दखल देता है जब टीम बुरी तरह अटक जाती है। एकदम सही। उसी तरह फैसिलिटेटर शिक्षक ज्ञान के मॉड्यूल डिजाइन करता है और एलएमएस एनवायरनमेंट को मैनेज करता है। वो स्टेज पर भाषण नहीं देता, बच्चों के बीच रहता है। श्रुत सामग्री में एक बहुत ही गहरी लाइन है, छोटे शिक्षक बड़े शिक्षकों का प्रतिबिंब होते हैं। इसका मतलब वो मॉडल लर्नर ही छोटा शिक्षक है ना। हाँ, वो उस मुख्य शिक्षक से ही सीख रहा है कि अपनी टीम को कैसे लीड करना है। मुख्य शिक्षक ये नहीं सिखाता कि क्या सोचना है, वो सिखाता है कि कैसे सीखना है। मतलब वे फैक्ट्स टेस्ट नहीं करते, बल्कि बच्चों के बनाए ब्रेन पेज की क्वालिटी चेक करते हैं। बिल्कुल, क्या उसमें लॉजिक है, क्या मोटर प्रैक्टिस दिख रही है। ये बहुत ही साइंटिफिक नजरिया है। अगर हम इन सभी निष्कर्षों को समेटें तो ये सिर्फ स्कूली बच्चों की बात नहीं है। ये समझना हम सबके लिए जरूरी है कि हमारा दिमाग असल में कैसे सीखता है, रट कर नहीं बल्कि निर्माण करके। हाँ, और स्रोत सामग्री इसे शिक्षा का मानवीकरण कहती है। आज की व्यवस्था ने छात्रों को टेस्ट देने वाली मशीन बना दिया है। डेटा डालो और एग्जाम में उगल दो। सही बात है। लेकिन ओपन सोर्स ज्ञान के जरिए हम उस इंसान को वापस ला रहे हैं जो स्वभाव से जिज्ञासु है और समस्याओं को सुलझाना चाहता है। ये सच में क्रांति है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है, जो रिसर्च में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन अगर हम इसे इसके अंतिम चरम तक ले जाएं। तो वो संभावना क्या हो सकती है? अगर ज्ञान पूरी तरह ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है और बच्चे खुद ब्रेन पेज बना रहे हैं जहां ट्रेडिशनल टीचिंग की जरूरत ही नहीं है, तो क्या भविष्य में हमें इन भौतिक स्कूलों की, इन ईंट पत्थर की इमारतों की जरूरत पड़ेगी? क्या ये पूरा इकोसिस्टम मेटावर्स या वर्चुअल रियलिटी में मौजूद हो सकता है? ये शिक्षा के भविष्य की एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर है। कल्पना कीजिए ना, दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा VR हेडसेट पहनता है और इस नॉलेज नेटवर्क में आ जाता है। उसकी टीम में कोई भारत से है तो कोई न्यूयॉर्क से। वे साथ मिलकर वर्चुअल दुनिया में सौरमंडल बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ज्ञान सच में भौगोलिक सीमाओं से आजाद हो जाएगा। यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का अगला और शायद अंतिम चरण होगा। तब स्कूल कोई इमारत नहीं, बस एक न्यूरल अनुभव बन जाएगा। बिल्कुल, जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। शायद आने वाले समय में स्कूल जाना किसी इमारत में जाना नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के एक नए हिस्से को अनलॉक करना होगा। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।